इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो लीक कहां से हुई, किसने की, क्यों की, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है, क्यों दावत दी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के वीलॉग में डिस्कस होगा। खदीजा शाह को अमेरिका ने मांग लिया, उन्होंने कहा जी ये हमारी सिटीज़न है, इसे हमारे हवाले किया जाए। क्यों ये हो रहा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया है। और इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट कर दी और उसमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के नाम दिए हैं। वो खुशनसीब सहाफ़ी कौन है, इस पर भी हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आज हमारी टॉप स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी, इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक हो गई। ये ऑडियो लीक कहां से हुई, क्या हुई, किसने करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे शायद कुछ बहुत बड़ा भी होने जा रहा है। पूछते हैं जावेद चौधरी साहब से। चौधरी साहब, क्या है स्टोरी? ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो ऑडियो है और वीडियो थी। इसके अंदर ज़ाहिर इमरान खान साहब की शक्ल तो नहीं दिखाई गई। और आपको याद होगा कि जब ये नैब तरामीम का केस चल रहा था तो इमरान खान साहब को 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का मौका दिया था। पहला जो वीडियो लिंक था उसके अंदर इमरान खान साहब खामोश बैठे रहे, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि मैं बात करूं, लेकिन उनको रोक दिया गया था। दूसरी मरतबा उनको 5 मिनट दिए गए थे और 5 के बजाय उन्होंने 6, 7, 8 मिनट में बात मुकम्मल की और उन्होंने कहा जी मैं अपना केस खुद प्लीड करना चाहता हूँ। और फिर उन्हें मौका दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस वक्त यहाँ पे कैद तन्हाई में हूँ, मैं एक डेथ सेल के अंदर हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, मेरे इंसानी हकूक़ जो है वो पामाल हो रहे हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस भी लिए थे। फिर तीसरी मरतबा जब इसकी लास्ट हेयरिंग थी तो उस पर इमरान खान साहब को फिर मौका दिया गया। उसमें ये तकरीबन 35 मिनट इमरान खान साहब मुसलसल बोलते रहे। और ये जो ऑडियो है ये उन 35 मिनटों का 16 मिनट का हिस्सा है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकली होगी, क्योंकि ये सारा सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो लोग थे वो इस ऑडियो को मॉनिटर कर रहे थे, किसी और के पास इसका एक्सेस नहीं था। वहाँ बल्कि रिपोर्टर्स बैठे हुए थे जो पॉइंट्स ले रहे थे। और जो कुछ इमरान खान साहब ने इस ऑडियो में कहा है वो ऑलमोस्ट उससे पहले अखबारात में और चैनल्स पे और फिर सोशल मीडिया पे चल चुका है। उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सवाए इमरान खान साहब के लहजे के कि वो बार बार सर कह रहे थे जजेस को। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इमरान खान साहब किसी को सर नहीं कहते, वो जब भी कहते हैं तो वो टाँट ही करते हैं और नाम लेके बुलाते हैं। जनरल फैज़ को वो कहते थे, जनरल फैज़ हमीद को कहते थे फैज़, और जनरल बाजवा को उनके सामने तो वो जनरल बाजवा साहब कहते थे, लेकिन पीठ के पीछे उनको जनरल जावेद कहते थे या फिर बाजवा कहते थे सिंपल। तो ये इमरान खान साहब की एक आदत है कि वो मियां नवाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ नहीं कहेंगे, नवाज़ कहेंगे। आसफ़ अली ज़रदारी को आसफ़ अली ज़रदारी नहीं कहेंगे, आसफ़ कहेंगे। फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब को चौधरी परवेज़ लाई नहीं कहेंगे, परवेज़ कहेंगे। तो ये उनकी आदत है। लेकिन पहली मरतबा मैंने इमरान खान साहब को ज़रा सबमिसिव स्टाइल में देखा है और वह जजेस को सर कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बहुत कुछ चीज़ें लर्न की हैं और अब उनकी लर्निंग को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये महसूस किया कि आपको दूसरों को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे वो सर कह के मुखातिब हैं। फिर बाकायदा जस्टिस मंदुखेल साहब उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी आपको अगर मसला है तो आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, ये मसले हम आपके हल नहीं कर सकते और हमारा ये फोरम नहीं है कि इस फोरम के अंदर ये चीज़ें हल हो सकें। फिर वो सारी चीज़ें जो पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं और बाकायदा मीडिया के ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर पाबंदी है, लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है ये उनकी आवाज़ भी अब पूरे पाकिस्तान ने सुन ली है, तो उससे ये टॉप ट्रेंडिंग में है। अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि किस ने इसको ज़ाहिर ब्रीच किया होगा। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के लवर्स हैं, उसे इमरान खान लवर्स कहा जा सकता है। पहले जब इमरान खान साहब की तस्वीर जो रिलीज़ हुई थी वो भी अंदर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 क्लर्क से उन्होंने ये रिलीज़ की थी। तो अब भी ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब की ऑडियो अलग की और अलग करके उन्होंने फिर उसको रिलीज़ कर दिया और फिर वो मार्केट के अंदर आ गए।
लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा और उन्हें गौर करना पड़ेगा कि उनके अंदर से कौन लोग हैं जो इस किस्म की चीज़ें निकाल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एम्बेरस करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम भी अगर पक्का नहीं है, उसके अंदर भी इस किस्म के रखने हैं, इस किस्म के वहाँ पे लीकेज के ऑप्शंस हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ के ऊपर भी फिर बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं किया जा सकता और ना ही उसके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा सकता है। एक मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने इसका एक्शन ले लिया है और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है लोग तो सामने आ जाएंगे कि जिन्होंने ये किया है। और ये सवाल फिर वही है कि हम नहीं इमरान खान साहब की आवाज़ सुना सकते, हम नहीं उनकी तस्वीर पेश कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आवाज़ भी आ रही है और तस्वीरें भी आ रही हैं, तो फिर कहाँ पे जाकर रोया जा सके, कहाँ पे एतराज़ किया जा सके। नाज़रीन, आज का हमारा दूसरा टॉपिक, मुल्ज़मान को आपने अमूमन माफ़ी मांगते देखा होगा, लेकिन इस बार एक अजीब सी खबर है कि एक मुल्ज़म ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ा कद रखते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा। मुज़ाकरात की बात हो रही है जो सब, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और सब कुछ पेशा भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले उनके दो बड़े इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ रह चुके हैं। एक तो इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि पीटीआई जो है वो PMLN पीपल्स पार्टी और MQM से कभी मुज़ाकरात नहीं करेगी, बाकी सबसे कर सकती है। दूसरा मौक़िफ़ ये था, इक़्तिदार जिनके पास दर हकीकत असल वाला है, हम सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या इस बार वाकई इमरान खान साहब मुज़ाकरात करेंगे या कोई ट्रिक है? लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया इस बार। ये आपकी गलत फहमी है कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा, उनके साथ नहीं बात करूँगा, सिर्फ उनके साथ बात करूँगा। तो अब इमरान खान साहब ने कोई यू टर्न लिया, यू टर्न नहीं लिया। इसमें बेसिकली वो महमूद अचकज़ई साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही के अंदर एक अपोजिशन का, आपको पता है, एक जॉइंट वेंचर हुआ है, एक इकट्ठ हुआ है जिसके अंदर अपोजिशन पार्टीज़ हैं। और अपोजिशन पार्टीज़ भी क्या है, महमूद अचकज़ई साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और उनके जो सरबराह हैं वो महमूद अचकज़ई साहब हैं। तो अब इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को ये टारगेट दिया है कि आप, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमारे बिहाफ पे मियां नवाज शरीफ साहब से बात कर सकते हैं। अब महमूद अचकज़ई साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी अच्छी रसाई है, बड़े अच्छे रिलेशन हैं उनके, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो महमूद अचकज़ई साहब ने इससे पहले भी एक कोशिश की थी जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर थे, और उस वक्त उन्होंने ट्राई की कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का आपस में रब्ता करवा दिया जाए और मामलात को सेटल कर लिया जाए। लेकिन शुनीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं इस लेवल पे उनसे बात नहीं करना चाहता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है जी कि हमने इनकार कर दिया था। लेकिन बहरहाल इनकार इन्होंने किया या उन्होंने किया, वो मामला सेटल नहीं हो सके थे। तो अब महमूद अचकज़ई साहब ये चाहते हैं कि मामला सेटल हो। इससे पहले उमर अयूब साहब के घर में एक कुछ मीटिंग भी थी, उसमें महमूद अचकज़ई साहब थे, असर कैसर साहब थे, फिर उमर अयूब साहब थे, फिर गौहर खान साहब थे, और उसमें कुछ सहाफ़ी भी थे शामिल। वहाँ पे बार बार महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे थे कि हमें मियां नवाज शरीफ साहब को इंगेज करना चाहिए, लेकिन जब वो ये कह रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो चुप करके खामोश बैठे हुए थे, ना उन्होंने इनकार किया था ना उन्होंने हाँ की थी। तो महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि मामलात को सेटल किया जाए, टेबल पे रख के मामलात की तरफ देखा जाए, क्योंकि उसी से मामला चलेगा। अब अचकज़ई साहब जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और अगर उनका रब्ता हो गया तो ये मामला अचकज़ई साहब की तरफ से होगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी देंगे, मियां नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अचकज़ई साहब के साथ बात कर लेंगे। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि क्या जो अचकज़ई साहब की गारंटी है, क्या इमरान खान साहब वो मानेंगे? क्योंकि कल को अगर अचकज़ई साहब को फैसला कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब उसे तस्लीम करें, क्योंकि अगर उनको सूट करता होगा तो वो कर लेंगे, वैसे वो नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल भी है कि मामला इस्टेब्लिशमेंट का भी है। अब महमूद अचकज़ई और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अब अचकज़ई साहब अगर सियासतदानों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर ये सब लोग मिल के इस्टेब्लिशमेंट को कैसे बनाएंगे, ये भी एक सवाल है जो ज़ाहिर है इससे पहले एड्रेस करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें ये पता चल गया है कि मुझे इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाएगा, और जब तक कि ये गवर्नमेंट रहेगी उस वक्त तक मैं जेल के अंदर ही रहूँगा। तो फिर उन्होंने दरमियान का एक रास्ता निकाला है ताकि सेटल किया जाए, इस गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया जाए, और इनसे कहा जाए कि मिड टर्म इलेक्शन करवा लें, आधी गवर्नमेंट करके फिर आप इलेक्शन करवा लें ताकि मामला सेटल हो सके। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब जो है ना ये इनिशिएटिव लेंगे। और इमरान खान साहब सीरियस हैं वाकई इस दफ़ा? मेरा ख्याल है सीरियस है। कुछ लोगों का ख्याल है, तमाम हुज्जत है कि वो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंप्रेशन देना चाहते हैं कि देखिए जी मैंने तो आपकी बात मान ली थी, लेकिन अब दूसरा फरीक नहीं मान रहा। लेकिन
अब इमरान खान साहब ऐसे तैयार हैं, और तैयार होने की बुनियादी वजह जो है ना वो बुशरा बीबी भी हैं, जिन्होंने कहा है कि इस मामले को सेटल करें, नहीं तो हमारी बाकी ज़िंदगी तो जेलों में गुजर जाएगी। क्योंकि उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि 2 केसेस के अंदर ज़मानतें होने के बावजूद या बरी होने के बावजूद भी इमरान खान साहब अंदर हैं, और इद्दत में निकाह का केस जो है वो किसी तरफ सेटल होता हुआ सरदस्त नज़र नहीं आ रहा, और 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी एक तलवार की तरह लटक रहा है किसी वक्त भी। और अगर इन सारे मामलों से भी इमरान खान साहब निकल गए तो 9 मई के मामला से निकलना इतना आसान काम नहीं होगा। तो उन्हें पता चल गया कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अब हमारी तीसरी बहुत बड़ी स्टोरी। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है, और ट्वीट है सहाफ़त के हवाले से। वो कहते हैं कि सहाफ़त पे बदतरीन पाबंदियां हैं इस वक्त। कुछ सहाफ़ियों के उन्होंने नाम लिए हैं, जिसमें अरशद शरीफ साहब हैं, उनके बारे में, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। उनके हवाले से बात की कि उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और बाद में उनके साथ क्या हुआ वो आपने देखा। डॉक्टर मुईद साहब, साबिर शाकिर साहब, वजाद सईद खान, इमरान रियाज खान को अगवा करने की कोशिश की गई, बाकियों को प्रेशर दिया गया। कुछ मजीद नाम जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, सदीक जान, समी इब्राहिम, आरिफ हमीद भट्टी जैसे सहाफ़ी, वो कहते हैं ये शदीद दबाव में काम कर रहे हैं। कुछ मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और कुछ यहाँ पे और शदीद दबाव में। चौधरी साहब, आप इतने दबाव में भी काम कर लेते हैं? अब देखिए, इमरान खान साहब की ट्रेजेडी ये है कि वो सिर्फ उस मीडिया को मीडिया मानते हैं जो उनके साथ खड़ा है, या वो आप उनके दरबारी बन चुके हैं इमरान खान साहब के। वो कहते हैं जी वाह ये आज़ाद मीडिया है, और उसके अलावा जितना मीडिया है उनके नज़र में वो गुलाम मीडिया है। भाई सवाल ये है कि जो लोग यहाँ से भाग गए, जो मुल्क से बाहर चले गए, और वहाँ पे एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के हर किस्म की बात वो कर रहे हैं, वो आपके हीरो हैं। लेकिन जो लोग यहाँ बैठ के आपकी बात कर रहे हैं, जो आपके राइट्स की बात कर रहे हैं, जो आपके हकूक़ की बात कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो जेल के अंदर जाके रिपोर्टिंग करते हैं, और अगले दिन वो अखबारात के अंदर छपती है, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चलती है, और उसके ऊपर वीलॉग्स होते हैं। तो ये सारे हीरो हैं। बड़ी बात है जो पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, जो रोज़ आपका नाम लेते हैं पाबंदी के बावजूद। आपको पता है इमरान खान साहब का नाम लेने पे चैनल्स के ऊपर पाबंदी है, और ये पाबंदी पैमरा ने लगाई है। और पैमरा जो है ये इमरान खान साहब के दौर में भी ये हरकतें करता था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया जा सकता था, इसहाक डार साहब का नाम नहीं लिया जा सकता था, आसिम अली जरदारी का नाम नहीं लिया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त भी मीडिया काम करता रहा, और आज भी ये मीडिया काम कर रहा है। तो इमरान खान साहब को हर वो शख्स अच्छा लगता है जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, और वो एक जानबदार से सहाफ़ी बन गया हुआ है। और ये जो गैर जानबदार सहाफ़ी हैं, जो गवर्नमेंट को आज भी रगड़ा लगा रहे हैं, आज भी उनका मजाक किया जा रहा है, आज भी पाकिस्तान के अंदर बैठ के बजट को बुरा कहा जा रहा है कि ये कोई पाकिस्तान दोस्त बजट नहीं है। आज भी उन सब को की आवाज़ उठाई जा रही है जिनको मजलूम कहा जा सकता है। अहमद फरहाद साहब की आवाज़ किसने उठाई? यहाँ के इन्हीं लोगों ने उठाई है ना, हमारे चैनल से आवाज़ उठी है ना जी। क्या बाहर से आवाज़ तो नहीं उठी, इधर से आवाज़ उठी। लेकिन इस चीज़ को इमरान खान साहब कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो शख्स मेरे साथ है सिर्फ वही जर्नलिस्ट है, इसके अलावा किसी शख्स को जर्नलिस्ट कहना भी तौहीन है। तो मैं दोबारा ये कहता हूँ कि आप ज़रा दाएँ बाएँ देखें तो सही कि हम सब लोग यहाँ ही बैठे हुए हैं, ना इमरान खान साहब के दौर में यहाँ से गए और ना उसके बाद यहाँ पे गए, और आज भी इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है, इमरान साहब के हकूक़ की बात की जा रही है। जो ख़वातीन है उनकी आलिया हमज़ा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि बड़ी ज़्यादती है उसके साथ। सनम जावेद का नाम मैंने कितनी बार लिया है, और मैंने कहा है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती। इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी को, सबसे पहले इसी मीडिया, जो पाकिस्तान के मीडिया, उसने कहा जी ये पार्टी जीती हुई है, सबसे ज़्यादा इन्होंने वोट्स हासिल किए, गवर्नमेंट बनाना इनका हक़ है। फिर ये जो इस्लामाबाद के अंदर 3 MNAs हैं, उनका इशू कौन उठा रहा है? बार बार हम ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जो है उसको एक न्यूट्रल फैसला करना चाहिए, और ये सीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो इससे ज़्यादा इमरान खान साहब को कितने खुदकुश हमलावर चाहिए? तो ये अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि टेलीविज़न पे शो कर रहे हैं, रोज़ाना कॉलम लिख रहे हैं, कहीं पे मुझे तो आज तक किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा कि आप ये ना करें, आप ये किया करें। मसलन इमरान खान साहब का नाम मैं पहले दिन से ले रहा हूँ जब पैमरा ने पाबंदी लगाई, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं हमारे हर शो के अंदर बैठे होते हैं, हर किस्म की बात करते हैं। कोई एक बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कह दे कि उसने मेरे शो में कोई बात की और उसको एडिट किया गया तो मैं मुजरिम हूँ। तो जब आज के दौर यहाँ बैठ के हम ये जंग लड़ रहे हैं और कोई शख्स हमें नहीं कह रहा, और वो लोग जो मुल्क से बाहर भाग गए हैं और वहाँ बैठ के वो वीलॉग्स कर रहे हैं, आपको वो ज़रूरत है, आप कहते हैं वाह 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 क्या बात है, शहबाज गिल साहब ने कितनी जुर्रत का मुजाहरा किया। भाई यहाँ है ना, जरा जुर्रत का मुजाहरा करें। वजाद खान साहब ने कमाल कर दी, भाई यहाँ तशरीफ़ लाए ना वजाद खान साहब, यहाँ पे आके बैठ के बात करें ना। मोहित पीरज़ादा साहब देखें, वहाँ पे वो पंजाबी में गालियाँ दे रहे हैं, भाई यहाँ है ना, यहाँ पे उर्दू में बात करें ज़रा, ताकि पता चले अगर मर्द हैं तो आप। इसी तरह साबिर शाकिर साहब हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे बैठ के बात करें ना। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, क्या उन्होंने कख नहीं छोड़ा था अपने दौर में,
अब यहाँ आए, बैठे ज़रा। तो वो यहाँ से फरार होकर बाहर बैठे हुए हैं ठंडे मुल्कों में और असालम लेके, और दूसरों के पासपोर्ट जेब में डाले हुए हैं। मोहित पीरज़ादा साहब जो अमेरिकन सिटीज़न है, वो खुद क्या कह रहे थे वहाँ खड़े होके कि आम अमेरिकन सिटीज़न हैं, वो अमेरिकन सिटीज़न है, तो भाई वहाँ पे इंकलाब लेके आओ ना अमेरिका के अंदर। यहाँ क्या तकलीफ दे रहे हो सबको, यहाँ तशरीफ लाएं। एक चीज़ मैं इसी में पूछना चाहूँगा, एक सादा सा क्वेश्चन इसमें बनता है। इमरान खान साहब का दौर आपने तो सहाफ़त बहुत पहले से कर रहे हैं, आपने तो ये दौर एंड वाले भी देखे। मैं रिसेंट की बात करता हूँ। इमरान खान साहब का दौर, मौजूदा दौर, पाबंदी किस में ज़्यादा? सर देखिए, नहीं है पाबंदी। वैसे देखो, अगर आप बराह रास्त गाली दे दोगे किसी बंदे को, या आप टोटल जानबदार हो जाओगे, या आपका नैरेटिव मुकम्मल तौर पे एंटी स्टेट होगा, तो फिर डेफिनेटली आपको एतराज़ आएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं घसीटा जाएगा, कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा। अगर आप मीडियम वे में हैं कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं, इसके साथ ज़्यादती हो रही है, आप इसकी भी बात कर रहे हैं, तो फिर आपको टॉलरेट किया जाएगा, फिर आपको बर्दाश्त किया जाएगा। मीडिया के बगैर कोई सोसाइटी नहीं चल सकती, ना जमहूरियत चल सकती है। लेकिन अगर आप वन साइडेड होंगे तो फिर मामला होंगे। इमरान खान साहब के दौर में ठीक ठाक किस्म की पाबंदियाँ थी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी पाबंदियाँ थी, लेकिन वो फेज़ भी गुजरा। इमरान खान साहब का तो एक ऐसा दौर है जिसमें पार्टी बाइकआउट कर देती थी चैनल्स का। तो इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने चैनल्स का, कितने एंकर्स का बाइकआउट किया। इस वक्त भी ये अपोजिशन में है और इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, फिर भी नाम लिया जा रहा है इनका, तो बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। 6 एंकर्स। ये अजीब किस्म के रुसे हुए लोग हैं कि जो खुद ही फैसला कर लेते हैं, और इनका ख्याल ये है कि हम जिस शो में जाएंगे वही कामयाब होगा। भाई आप सोने की कान है यार, कोई यूरेनियम है आप, क्या हैं कि आपका ख्याल ये है कि आपके बगैर ना कोई शो चल सकता है, ना कोई मीडिया चल सकता है, ना कोई पार्टी चल सकती है, ना कोई ग्रुप चल सकता है। कोई खुदा खौफी करें यार क्या हो क्या गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और खतीजा शाह का नाम यकीनन आपने 9 मई के हवाले से बहुत सुना होगा। अमेरिका ने कहा है जी खतीजा शाह की सफरी पाबंदी ख़त्म की जाए और इन्हें आज़ाद किया जाए। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जी हमारी सिटीज़न है, वो हमारी शहरी है। तो अब सवाल ये है कि खतीजा शाह अगर अमेरिकन सिटीज़न है तो वो पाकिस्तान में क्या कर रही थी? उन्हें अगर इंकलाब चाहिए तो मेरा ख्याल है अमेरिका में जाकर इंकलाब लाना चाहिए। अमेरिका देखें कितनी ज़्यादती कर रहा है, वो गज़ा के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्टों को मेरा ख्याल है खतीजा शाह साहिबा को जाके वहाँ पर उनको लीड करना चाहिए था। फिर कैपिटल हिल के ऊपर कितना बड़ा इंकलाब आया था, तो खतीजा शाह साहिबा को चाहिए था कि वो कैपिटल हिल के ऊपर जाती, वहाँ पे झंडा उतार के एक नया झंडा लगा देती। वो पाकिस्तान में क्या कर रही हैं अगर वो अमेरिकन सिटीज़न है? अब ये कहा जा सकता है कि डुअल नेशनल है, लेकिन अमेरिका ने नहीं कहा कि वो दोहरी शहरियत है। उन्होंने कहा जी हमारी सिटीज़न है, तो इसके ऊपर सफरी पाबंदियाँ जो ख़त्म की जाएँ। और ज़ाहिर अमेरिका का दबाव है, और अनकरीब मुझे लगता है कि खतीजा शाह साहिबा को छोड़ भी दिया जाएगा, वो चली भी जाएंगी। लेकिन अगर वो चली जाती हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए, या पाकिस्तान के बारे में उन्हें कोई किसी दर्द का इजहार करना चाहिए। उन्हें वहीं बैठ के सारे मामला जो हैं दुरुस्त करने चाहिए, और दुनिया को अगर वो बेहतर बनाना चाहती हैं तो अमेरिका के अंदर बैठ के बेहतर बनाएं। एक सवाल और भी है, और वो अमेरिकन कौम से भी है और अमेरिकन गवर्नमेंट से भी है, कि जनाब जिस तरह कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था, और अगर खतीजा शाह साहिबा वहाँ पे कैपिटल हिल के हमले में मुलव्वस होती तो क्या उनको इस तरह रिहा कर दिया जाता, या कोई पाकिस्तानी सिटीज़न वहाँ पे होता और वो इस हमले के अंदर मुलव्वस होता, या उसने कोई झंडा उठाया होता और ये कहता है कि ट्रंप को उसका हक दें, और फ्री ट्रंप हैं या रिलीज़ ट्रंप, इस टाइप के नारे अगर वो वहाँ पे लगा रहा होता, तो क्या अमेरिकन कानून उसको इजाज़त दे देता कि वो पाकिस्तान वापस जाए और आराम से पाकिस्तान के अंदर गोलगप्पे खा के आरामदेह ज़िंदगी गुजार दे? क्या ये मुमकिन था? तो जब आप अपने शहरियों को सज़ा दे रहे हैं, तो दूसरे जो मुल्कों के शहरी हैं या दूसरे मुल्कों के अंदर जो वो गड़बड़ कर रहे हैं, या दूसरे मुल्क के अंदर किसी जुर्म का मुर्तकिब हुए हैं, तो उनको आप क्यों नहीं चाहते कि उनको सज़ा दी जाए? तो ये एक दोहरा मेयार है जिस पे मेरा ख्याल है प्रोटेस्ट करना बनता है। खतीजा शाह साहिबा अगर पाकिस्तानी हैं तो फिर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इंकलाब लाना चाहती थी। अगर वो अमेरिकन सिटीज़न है तो उनको पाकिस्तान के अंदर आके इंकलाब नहीं लाना चाहिए, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये अजीब सी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी सिटीज़न है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर भी इंकलाब ला सकती हैं, और अगर आपने उसको गिरफ़्तार किया तो फिर हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें फ्री करें, वापस भेजें, ताकि वो दोबारा पाकिस्तान आके यहाँ पर फिर एक झंडा लहरा दें। बिल्कुल ठीक है। हमारा आखिरी टॉपिक, चौधरी साहब, पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है, घोड़े उतने के उतने? ये मुसलसल इजाफा होता है। वैसे मैं जब से सहाफ़त के अंदर हूँ, हर बार ये खबर आती है कि पाकिस्तान के अंदर गधों में इजाफा हो गया। मैं 1900 कौन से गधे हैं?
असली वाले गधे हैं। अच्छा, आप अपनी तरफ ना लेके जाएं, असली वाले गधे हैं ये। और 1992 से मैं जर्नलिज्म में हूँ। मैं हर बार ये अखबार के अंदर भी खबर पढ़ता हूँ, क्योंकि बेसिकली इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है ना, और उसके अंदर जब सारे जानवर जो पाकिस्तान के अंदर है उनका भी एक अदाद शुमार बना के रिलीज़ की जाती है। बल्कि पहले एक खबर ये भी आती थी कि गधों की तादाद में कमी हो गई, कि जिस साल गधे बेचारे अपने आप को ज़रा लिमिटेड कर लेते थे, उस वक्त ये खबर आती थी कि गधों की तादाद में कमी हो गई, जिसके ऊपर लोग हंसते थे। और जब वो अपनी तादाद बराबर कर लेते थे तो फिर लोग हंसते थे कि गधों की तादाद में इजाफा हो गया। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प किस्म का फिनामिना है कि आपको याद होगा कि वो मैं ज़िम्मेदार भी हूँ इस चीज़ का वैसे तो, कि पाकिस्तान में गधों का गोश्त जो था वो पका के खिला दिया जाता था तमाम मेसों के अंदर और जो होटल्स के अंदर। तो उस वक्त उसकी वजह ये थी कि जो गधा है उसकी खाल बड़ी कीमती है और वो घोड़ों की खाल समझ के उसका फर्नीचर बनाया जाता है चाइना के अंदर, क्योंकि घोड़े की खाल और गधे की खाल में फ़र्क कोई नहीं होता, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। तो चाइनीज़ मार्केट डेवलप हुई ये घोड़े की खाल के फर्नीचर की, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से खालें ख़रीदना शुरू कर दी। तो अब खाल जो थी वो ज़ाहिर महंगी होती थी, तो लोग गधों को पकड़ के उनको मार देते थे और उसके बाद उसकी खाल उतार लेते थे। जब खाल उतार के तो चाइनीज़ को दे देते तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता था कि अब इसके गोश्त का क्या करें। तो उन्होंने उसका बड़ा अच्छा सलूशन निकाला कि होटल्स को सप्लाई कर दिया जाए, जो सरकारी मेस हैं उन सबको सप्लाई कर दिया जाए, बल्कि ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक के अंदर जो था गधों का गोश्त बिकता रहा। अच्छा। और मैंने उस पर कॉलम लिखा था जिसके बाद पाबंदी लगी थी, और ये पाबंदी लगी कि अब किसी गधे को मारा नहीं जाएगा और उसकी खाल नहीं उतारी जाएगी, और खाल जो होगी वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत चाइना जाएगी। ये नहीं है कि कोई बंदा मुंह उठा के आए और गधे की खाल लेके यहाँ से चला जाए। तो फिर उसके बाद परवेज़ खटक साहब का दौर था, तो परवेज़ खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गधों के फार्म बनाए थे। तो अब सबसे ज़्यादा फार्म जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, लिहाजा हर साल वहाँ पे तादाद में भी इजाफा होता है, क्योंकि फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की जाती है। और फिर उनकी बाकायदा खाल उतार के गोश्त उनका डिस्पोज़ किया जाता है, और जो खाल है वो उतार के उसे चाइना भिजवाया जाता है, बाकायदा एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे बड़े पैसे कमाए जाते हैं। तो अब जब फार्मिंग हो रही है तो ज़ाहिर गधों में इजाफा भी होगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम खैबर पख्तूनख्वा को इसका इल्ज़ाम दें। ये जो पंजाबी गधे हैं उन्होंने अपने ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी और इस वजह से उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यहाँ एक बात स्पेशली कहना चाहूँगा कि अगर आप अमरीकी शहरी हैं तो शायद आपके लिए थोड़ी सी बचत हो जाए। उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करते कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम आप पाकिस्तानी हम पकड़े जा सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।